नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 के लिए, और आज से हम जब आपकी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम आज सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे टॉपिक क्या हैं और उनको क्रम से हम किस प्रकार से करेंगे, और कुछ शुरुआती बातें जैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और बी के यूजेज जो हैं वो हम पढ़ेंगे शुरू में, ताकि टेंस को जानने से पहले कुछ शुरुआती बातें जो है वो जाननी ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो आपका सिलेबस है उससे आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देखिए बच्चों, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा जो रिवाइज्ड, आप देख सकते हैं कि रिवाइज सिलेबस फॉर एग्ज़ाम 2022, तो इसमें जो जारी किया गया है, जिसमें कि कुछ आप जानते हैं कि सिलेबस को 30% लेस किया गया, कम किया गया, तो उसके अनुसार जो चीज़ें अब कितने नंबर की रह गई, तो ये तो आप जानते हैं कि 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाते हैं सेशनल मार्क्स, तो कुल 100 नंबर हो गए। इसमें से हमारे जो इंग्लिश का सिलेबस है वो इस प्रकार से बंटा हुआ है। उसमें रीडिंग का पोर्शन जो है वो 15 नंबर का है, तो रीडिंग में पैसेज वगैरह आते हैं, और राइटिंग में जैसे आप जानते हैं कि जो शॉर्ट पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब होते हैं 13 नंबर की है, और ग्रामर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर की, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट वाली वो 27 नंबर की है, और सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली, वो आपकी जो है वो 10 नंबर की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कुल आपके 80 नंबर हो गए। तो हम पहले जो है वो, चूँकि चैप्टर हमारे चल रहे थे अनसीन पैसेज भी मैं आपको कराऊंगा, और अब हम आज जो है वो ग्रामर शुरू करें। तो 15 नंबर की ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले आप देख सकते हैं कि रीडिंग में आपके 2 पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का होगा, एक 9 नंबर का होगा, तो ये अनसीन होंगे दोनों ही। तो अनसीन पैसेज की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी मैं आपको बताऊंगा, तो उनको भी आपको अच्छी तरह सीखना है। और फिर राइटिंग स्किल में देखिए आप, लेटर राइटिंग है जिसमें 3 प्रकार के लेटर हैं, कि पर्सनल लेटर, ऑफिशियल और ईमेल लिखने वाले, और उसके बाद जो है वो शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, गिवन आउटलाइन के आधार पर जो वो आपको कुछ दिया जाएगा उसमें, और फिर ये जो कुछ विजुअल जो होंगे इसमें पिक्चर के आधार पर कुछ लिखना होगा, तो ये मिला करके। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी 15 नंबर की ग्रामर। तो ग्रामर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस involving the use of particular structure within a context and test types used with include। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप देख सकते हैं कि गैप फिलिंग हो सकता है, यानी जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे ग्रामर के, उसमें गैप यानी जो रिक्त स्थान छोड़ा होता है वो हो सकते हैं, या सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है कि वाक्य के जो आधा अधूरा दे करके और उसको पूरा करना, और इसके अलावा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव होते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, या 2 वाक्यों को कंबाइन करना भी हो सकता है, 2 या अधिक वाक्यों, जो कि आप जानते हैं कि कंजंक्शन में आएगा ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामर की कुल 6 टॉपिक हैं, जिसमें टेंस जो आप देख सकते हैं कि 4 नंबर के हैं टेंस। तो ये टेंस जो लगभग आप सभी मानिए, आप कुछ का नाम नहीं है, लेकिन आप सभी टेंसों को अपने सीखना है, तो पूरे 12 टेंस यहाँ पर रहेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, और उसके बाद कंजंक्शन में ये जो कंजंक्शन इतने हैं आपके पास यहाँ पर, इनकी ये कुछ संख्या आपको यहाँ पर जो दे रखी है, तो ये कंजंक्शन आपके लिए। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और एक्टिव पैसिव है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, टैग क्वेश्चंस। तो इन सभी टॉपिक को अपने एक करके करेंगे, इनके वेटेज भी यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं कि सभी चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरी है वो है टेंस। तो आज हम टेंस की कुछ मूलभूत बातें जानने के लिए, आधारभूत चीज़ों को सीखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ 1 या 2 वीडियो के बाद मैं आपको कंप्लीट टेंस, लेकिन उससे पहले जो है वो, चूँकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हम टेंस में नहीं पढ़ पाते, तो उनको भी बनाना सीखेंगे, वो बहुत ज़रूरी वाक्य हैं। तो आज के कंटेंट पर चलते हैं। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा कि द टीचर गैव मी अ पेन इन द क्लास यस्टरडे। तो यहाँ ये वाक्य है कि इसमें हम भिन्न भिन्न शब्दों को, जो इतने सारे शब्द इसमें क्या कहते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, किसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले द टीचर। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हो गया सबसे पहला शब्द हो गया आपका द टीचर। तो देखो द टीचर गैव मी ए पेन, यानी अध्यापक ने मुझे एक पेन दिया इन द क्लास यस्टरडे, यानी कल कक्षा में। ठीक है, यानी अध्यापक ने कल कक्षा में मुझे एक पेन दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अध्यापक जो है वो ये पेन देने वाला है क्या, यानी ये कार्य को करने वाला है। तो सबसे पहले हम पहला शब्द जो है वो इसको हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा ये जो गैव यानी दिया, तो ये जो है वो दूसरा शब्द दिया, यानी ये क्रिया हो गई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन किसको दिया, तो मुझे दिया उन्होंने, तो ये एक तीसरा शब्द हो गया जो कर्म हो गया। और यहाँ पर क्या दिया उसने, तो ये भी एक कर्म कहलाता है। तो ये अपने अलग अलग देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। और इन द क्लास जो है वो ये जो आप स्थान सूचक शब्द हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पांचवा जो है वो स्थान सूचक शब्द हो गया। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे, इसका मतलब ये समय सूचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से कुछ लगभग सभी में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लगभग इतने प्रकार के शब्द जो हैं वाक्य में रहते हैं। तो हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं कि किसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको आप जो है वो सब्जेक्ट को इंग्लिश में, यानी सब्जेक्ट इंग्लिश का वर्ड हो गया और इसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि SUB और JECT, तो ये सब्जेक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, ये तो ये क्या होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है दूसरे नंबर पर आ रहा है वर्ब। तो मैं एक बार इन शब्दों को लिख लेता हूँ, फिर आपको डिफाइन करके बताता हूँ। तो दूसरा हमारे पास होगी वर्ब, यानी क्रिया कहते हैं जिसको हम हिंदी में। तो ये होगी आपकी क्रिया। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है जो कर्म होता है। तो कर्म के दो भाग होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, और ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के। तो हमने उनमें जो है वो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर्म है। इसको हम कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यक्ष कर्म हो गया, और ये हो गया अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कर्म होता है, लेकिन इसको अपने समझेंगे। तो ये देखो 3 और 4 में कर्म हो गए दोनों। तो यहाँ पर 3 और 4 में दोनों जो है वो, यहाँ पर 3 वाला जो होगा वो ये 3 4 में जो 4 वाला जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 4 को दोनों को हम ले लेंगे यहाँ पर। और फिर 5 नंबर पर आप देख सकते हैं क्या है। 5 नंबर पर आपके पास है स्थान सूचक शब्द, यानी प्लेस रिलेटेड वर्ड्स जो है वो, यानी स्थान हो गया ये। और छठा जो है हो गया टाइम रिलेटेड, जो भी समय सूचक शब्द। इनको तो परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम जो है वो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन सारे शब्दों को जो है वो, जैसे 1 2 ये 6 से लेकर थे, इनको सभी को मैंने परिभाषित यहाँ पर कर दिया। तो आप क्या करें, एक रजिस्टर या कॉपी लगा लें जिसमें क्रम से जो आप अपना ये काम जो ग्रामर का करेंगे, और जैसे जैसे नोट करेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि जो सब्जेक्ट है, यानी जिसको कर्ता कहते हैं, तो वाक्य का वह शब्द जो कार्य करता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में मैंने एक वाक्य दे रखा आपको, यहाँ पर द टीचर, तो अध्यापक ने चूंकि
पेन देने का काम किया, तो यहाँ पर काम करने वाला कौन हो गया, टीचर हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार ये सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर देखो क्रिया होती है, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वाक्य का वह शब्द जिसमें किसी कार्य को होना या करना पाया जाए तो वो वर्ब कहलाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें देने का कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया हो गई। फिर ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर जो है यहाँ पर, तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ये 4 नंबर वाला जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप इसको नोट रखें, ये 4 नंबर वाला है, और ये वाला जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो 3 नंबर वाला है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे आप देख सकते हैं कि अध्यापक ने मुझे एक पेन दिया, तो ये पेन एक वस्तु हो गई। तो ठीक है बच्चों, पहले तो आप जो है वो ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि कर्म क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि वाक्य का वह शब्द जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित हो, ठीक है, यानी जो वस्तु उसके काम आ रही है। जैसे पेन दे रहे वो, तो पेन जो है यहाँ पर एक वस्तु होगी। तो वस्तुएं जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। याद रखें आप, जितने भी वाक्य के अंदर जो शब्द आएंगे, जो वस्तुएं कर्ता के काम आ रही है, तो वो क्या होती है, कर्म होती है, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मुझे एक पेन दिया तो मैं एक व्यक्ति हो गया, तो व्यक्ति से संबंधित नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, जैसे किसी के व्यक्ति का नाम आता है, जैसे द टीचर गैव मोहन है पेन, तो मान लो मोहन होता है यहाँ पर, तो वो नाम हो जाता, नाउन हो जाती। तो व्यक्ति से संबंधित जो नाउन प्रोनाउन होती है वो जो होती है वो अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, या बिल्कुल सीधी सी बात है एकदम, व्यक्ति से संबंधित नाउन प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, अप्रत्यक्ष जो है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इनकी पहचान बहुत जरूरी है। फिर आप देख सकते हैं कि स्थान सूचक शब्द हैं, तो उसमें स्थानों के नाम हो जाएंगे, और समय सूचक शब्द जो है उनमें समय हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक वाक्य संगठित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रारंभिक परिभाषाएं आपको समझ में आगे होगी। अब कुछ वाक्यों के प्रकार हम देखते हैं, ताकि हम जब इसको आगे चीज़ों को पढ़ें तो आपको जो वाक्यों के प्रकार हमेशा याद रहेगी। ये एक वाक्य के शब्द थे, अब हम वाक्यों के जो है वो प्रकार देखते हैं। तो बच्चों, उन चीज़ों को जो अभी मैंने आपको बताई, आप अपनी टेक्स्ट बुक में सबसे पहले नोट करें, अपने कॉपी में, रजिस्टर में। उसके बाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है ये सेंटेंस। तो टेंस में हम लगभग ये 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। अब आपको ये समझना है कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो वे वाक्य जिसमें किसी काम के होने की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, तो ये सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ये अपनी कॉपी में आप अच्छी तरह बिल्कुल आप वीडियो पॉज करके, रोक करके, और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से इनको उतारें या नोट्स तैयार करें, ये आपको बहुत काम आएगी। और जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाक्य जो है वो आपकी जितनी कंसेप्ट इनकी क्लियर होगी तो आपको चीज़ें सीखने में आएगी। तो आप जानते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं ये मूल वाक्य होते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये मूल वाक्य होते हैं, बाकी सारे वाक्य इनसे जो है वो जोड़ तोड़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें हमेशा। तो सकारात्मक वाक्य में बच्चों देखें, सबसे पहले आप देख रहे हो कि पहले सब नंबर 1 पर सब्जेक्ट आता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ता है सब्जेक्ट बताया था, तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी वाक्यों के बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया आती है, और फिर कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह मन में अच्छी तरह आप बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर देखो बच्चों, दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी कार्य के न होने की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाक्य जो है बहुत आसानी से हम बना सकते हैं यदि हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद देखो नोट लगा देने पर बिल्कुल बाकी सेम यही कंस्ट्रक्शन है, पूरी फॉर्मेट यही है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाए तो वाक्य क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। और फिर आते हैं तीसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें कोई प्रश्न तो पूछा जाता है, लेकिन उसका उत्तर सिर्फ क्या होता है, हाँ या ना में ही होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये वाक्य जो है वो क्या होते हैं, हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो क्या से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं
वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंग्लिश में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो आप ज़रूर याद रखा करो। और इन वाक्यों को बनाते कैसे हैं, तो आप देखें कि जैसे ये वाक्य एफर्मेटिव था, इसमें यदि इस हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम इसको कर्ता से पहले लिख दें तो यही वाक्य किस में बदल जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसे आप ये देखिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में थी, यहाँ पर अब बाद में पहले आ गई, तो ये वाक्य किस में बदल गया। और लास्ट में क्या लग गया, इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया लास्ट में। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये बन गया आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको याद रखें। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव में आप देख सकते हैं कि चूंकि इंटरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट उसका नोट लगा दें। ये जो वाक्य सेम है, इसमें आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पर है, 2 पर सब्जेक्ट है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या करें, हम नोट लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि ये वाक्य इंटरोगेटिव निगेटिव में बदल जाएगा। और पांचवा और महत्वपूर्ण वाक्य सबसे जो होता है वो होता है क्वेश्चन, जो WH वर्ड क्वेश्चन जिनको अपने कहते हैं, जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह से बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए बच्चों इनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आपने देखा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेट होती है, जो इसका सूत्र होता है, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पर आगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई जो भी देखा है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, वो वाला शब्द जब जुड़ जाता है तो ये वाक्य किसमें बदल जाता है, ये क्वेश्चन में बदल जाता है। और इसमें और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये अंतर होता है कि ये वाक्य क्या से शुरू नहीं होते। इनमें जो प्रश्न पूछा होता है उसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी होती है, कोई इनके उत्तर देना पड़ता है हमें, हाँ ना से जवाब से उत्तर पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 5 वाक्य हैं और इनके ये सूत्र आप अच्छी तरह लिख करके याद करने आपको जरूरी है। आपको ध्यान रहे कि कहाँ पर क्या शब्द आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करें और इनको बार बार लिख करके याद करें। हर वाक्य की पहचान आपको आनी चाहिए। और ये जो आदेशात्मक और ये वाक्य जब हम आगे एक्टिव पैसिव वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये आज मैं समझता हूँ कि आप इसको वीडियो को रोक करके और ये अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है, और वो चीज़ें पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पहचान है वो नोट करें, उसके बाद ये नोट करें। ठीक है, और उसके बाद जो मैं आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ, तो ये वाक्य आप जरूर अच्छी तरह लर्न करें। मैं आपको बार बार कहूँगा कि इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करके बार बार पढ़ें इनको, और ये सूत्र आप अच्छी तरह रट लें। ये बहुत काम आएंगे जब आप वाक्य बनाएंगे, टेंस आप इनकी सहायता से सीख पाएंगे। तो ठीक है, अब मैं आगे आपको जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें ग्रामर शुरू करने से पहले जो है वो बताता हूँ। लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको अब ये आप नोट करें। आप जो है ये सब चीज़ें अपने रजिस्टर में, कॉपी में जो भी आपने नोटबुक लगाई उसमें नोट जरूर कीजिए। आप अपनी ग्रामर को जो है बस आप मेरे इस वीडियो पर बिल्कुल डिपेंड कर लें। आपको एक एक चीज़ जो है मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल आप जो है वो बस ज़रूरत इस बात की है कि आप नियमित रूप से वीडियो, जब भी मेरे वीडियो 2-3 दिन में लगभग आते रहेंगे, तो आप इन चीज़ों को बार बार देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो आपकी एक एक ग्रामर और एक्सरसाइज मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह पूरी कराऊंगा एकदम। और बिल्कुल आपके जो ग्रामर के 15 नंबर हैं वो आप बिल्कुल अगर मेरी वीडियो लगातार देखेंगे तो आपकी बिल्कुल 15 नंबर जो आपको पक्के आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सहायक क्रियाएँ जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, यानी जिनको हम प्राथमिक सहायक क्रियाएँ बोलते हैं। तो इनकी लिस्ट जो है मैं आपको बना करके बताता हूँ कि प्राथमिक सहायक क्रियाएँ कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि सबसे पहले होगी इज। ठीक है, फिर एम, आर, तो इस प्रकार इज, एम, आर 3 होगी ये। फिर होगी वॉज, और फिर वर, WERE, वर। ठीक है, और फिर देखिए 3 होती है हैज, हैव और हैड। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 और होगी डू, डज और डिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपके पास हो गई। देखिए आप देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11 हो गई। तो इस प्रकार से प्राथमिक सहायक क्रियाओं की संख्या होती है 11। आप इनको हमेशा याद रखें। तो ये जो हम टेंस में काम लेते हैं लगभग सारी ये क्रियाएँ, सहायक क्रियाएँ जो है वो
और इसके अलावा जो मॉडल साइकिलें होती है वो होती है जो मैं आपको अभी लिस्ट बना करके बताता हूँ। जैसे आप इनको इस प्रकार से याद रखें, सबसे पहले कैन, और कैन के बाद सीधा ही आप याद रख लें कुड, तो कैन कुड, और फिर शेल शुड। तो ये आपकी बिल्कुल जुबान पर आपको रट जाने चाहिए, कैन कुड शेल शुड, इस प्रकार से विल वुड। तो ये दो इनके ग्रुप हो गए। फिर मे माइट, ठीक है, मे और माइट। इसके बाद जो अलग अलग से आप उनको याद रख लें, जैसे मे माइट के बाद हो गया मस्ट, ठीक है, और फिर आप याद रखें ought to, ठीक है, ought to। फिर आप याद रखें नीडंट, ठीक है, इस प्रकार से नीडंट आप याद रखें। फिर आप याद रखें डेयर नॉट, हालांकि इनका यूज़ बहुत कम होता है, इनके लास्ट 2-3 जो मैंने लिखे इनका। और फिर एक होती है यूज इट टू, ठीक है। तो ये इतनी सी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल साइकिलें होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए आप 3 और 3 6 2 8 और 3 11 और 2 13 हो गई आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 13, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स है वो 24 होती है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आपसे कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, तो आप इन 2 प्रकार से जो मिला करके कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स को हमेशा याद रखें। इसके अलावा जो आप जैसे कई बार आप बोलते हो हैज़ बीन, हैव बीन, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, उसमें बीन जो होता है वो वर्ब का पार्ट होता है। तो ये आप केवल इतनी 24 हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखें, हमेशा अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो वो इनमें से ही कोई होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं, वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ बच्चों कर्ता के साथ क्रिया का समझौता, एग्रीमेंट यानी समझौता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कर्ता होता है वो एक वचन भी हो सकता है, कर्ता आई भी हो सकता है, कर्ता बहुवचन भी हो सकता है। तो इनके साथ अलग अलग प्रकार की क्रियाएं जो है वो एक वचन बहुवचन के अनुसार हम काम में लेंगे। तो यदि आप ये वर्ब एग्रीमेंट इतना नोट कर लेते हैं, अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, तो आपसे कभी भी सिंगुलर प्लूरल की यानी एक वचन बहुवचन संबंधी गलतियां कभी भी नहीं होगी। तो आप इसको अच्छी तरह लर्न करें, अच्छी तरह नोट करें अपनी कॉपी में। जैसे मैंने इस पेज पर लिखा है बिल्कुल वैसा ही नोट करें आप, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्रिया के अलग अलग रूप हैं जो यहाँ पर 1 से 6 तक मैंने दिखा रखे हैं। आप देखें यहाँ पर, जैसे सबसे पहले बी। तो बच्चों बी के लिए आपको याद रखना है कि बी के कुल जो है वो 7 रूप होते हैं। तो हम उन 7 रूपों को किस प्रकार से अलग अलग से कर्ताओं के साथ यूज करते हैं, तो वो सबसे पहले बी के जो रूप हैं उनमें प्रेजेंट के लिए जो है वो आप जानते हैं कि प्रेजेंट में एक वचन कर्ता के साथ बाई बी का जो रूप होता है वो लगता है इज, ठीक है, इज काम में लेते हैं। और बी का जो दूसरा रूप होता है एम, वो आई के साथ काम में लिया जाता है प्रेजेंट टेंस में। और फिर जगह बहुवचन के साथ लगता है आर। तो आप ये अच्छी तरह याद कर लें। और फिर बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज या वर होती है, तो वो एक वचन के साथ क्या लगता है, हमेशा वॉज लगता है। और यहाँ पर आई के साथ भी हमेशा क्या लगता है, वॉज ही लगता है। और बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर का प्रयोग होता है। तो ये आप नोट कर लें। फिर डू की बात आती है, तो डू जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू होता है तो वो जो है वो एक वचन के साथ उसका जो है डज काम में लिया जाता है, ठीक है। और आई के साथ भी डू होता है और बहुवचन के साथ भी क्या होता है, डू होता है। तो आप इसको नोट करें। और हैव जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका जो हम 3 रूप लेते हैं, हैज, हैव और हैड। तो इसमें देखिए आप हैव जो है वो एक वचन के साथ हमेशा उसका रूप जो होता है वो हैज काम में आता है। और आई के साथ हैव ही काम में आता है और बहुवचन के साथ भी हैव ही काम में आता है। तो ये देखिए आई और बी के कुछ उपयोग जो है वो मिलते जुलते भी होते हैं आई और बहुवचन के जो है, लेकिन कुछ आई के अलग व्यवहार होते हैं, तो इसलिए आप उनको अलग से याद रखें। और जब बात कोई भी क्रिया की आती है बच्चों, तो क्रिया हमेशा एक वचन में जो है वो जब प्रेजेंट की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साथ में ये भी याद रखें कि
कि प्रेजेंट में जब क्रिया प्रेजेंट टेंस में होती है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ता है, हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें जो है वो प्लस में क्या ऐड करना पड़ेगा, एस या ई एस। ठीक है, तो ये सीधी क्रिया नहीं आती है प्रेजेंट में, एस या ई एस ऐड होकर के आती है। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो और बताऊंगा आपको। और इसके अलावा आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है प्रेजेंट में, और पास्ट में बहुवचन में भी हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसके अलावा देखो शैल विल की बात करें तो हमेशा एक वचन में जो है वो विल का प्रयोग होता है, और आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, और बहुवचन में विल का प्रयोग होता है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि वी के साथ, वी भी चूंकि बहुवचन होता है लेकिन वी के साथ जो है वो क्या आता है, शैल आता है। ये आप अलग से याद रखें, वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। तो ये सिंगुलर प्लूरल की जो इतनी पूरी सारी बातें हैं वो सब अच्छी तरह आप अपनी कॉपी में नोट करें और आप समझें इसको कि बी के फॉर्म जो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, और एक होता है शैल बी, विल बी। तो इनमें से ये इस प्रकार से काम आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे इज एक वचन में काम आता है, आई के साथ एम काम आता है, बहुवचन के साथ जब आर काम आता है। तो पास्ट में वाज होता है एक वचन में, फिर वाज आई के साथ होता है, वर होता है। इस प्रकार इनको आप अच्छी तरह याद रख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसको नोट जरूर करें बच्चों, नोट्स तैयार कर लें आप। और इसके बाद जो है मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी आज आपको शुरू करके बताता हूँ, फिर हम आगे की वीडियो में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें आप नोट जरूर करें, नोट जरूर कीजिए और लगातार मेरी वीडियो देखिए। आप 15 नंबर की ग्रामर जो है वो बिल्कुल आप मेरे हवाले कर दीजिए, और लगातार यदि आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसकी और हर चीज़ नोट कराऊंगा, तो आप ज़रूर देखें। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं आगे की। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों बी, यानी जब बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो हम टेंस में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए इनका पहले अध्ययन कर रहे हैं। तो बी का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में उन वाक्यों में किया जाता है, आप याद रखें जिस तरह जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, आप जानते हैं कि इनको हम क्या कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जिनको हम संज्ञा कहते हैं या इंग्लिश में नाउन कहते हैं, का नाम बताया जाए या उसकी स्थिति बताई जाए या उसकी उम्र बतानी हो या संबंध बताना हो या उनका व्यवसाय यानी काम धंधा बताना हो या उनकी प्रकृति बतानी हो, तो ऐसे वाक्यों में जो है बी का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में आता है, और इन वाक्यों में अन्य कोई क्रिया नहीं होती है, आप याद रखें। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक मैंने वाक्य लिखा है यहाँ पर, जैसे मोहन मेरा छोटा भाई है। तो ये वाक्य यदि हम टेंस पढ़ेंगे तो उनमें ऐसे वाक्य कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसमें सिर्फ यही क्रिया है कि मोहन मेरा छोटा भाई है। तो ऐसे वाक्यों को जब बनाएंगे हम तो जो है वो बी का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में ही लेंगे। और ऐसे वाक्यों में भी आप जानते हैं कि वो 5 प्रकार के वाक्य होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। तो ये सब हम पढ़ेंगे और उन वाक्यों को आपने अच्छी तरह देख लिया है तो बिल्कुल आप इनको जरूर बना पाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाक्य सकारात्मक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आप जब भी वाक्य बनाएं तो आपको जिस भी बी की फॉर्म का प्रयोग करना है वो यहाँ से करना है। यहाँ जो भी आपको दे रखा है उसी हिसाब से काम में लेना है। तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट बना देता हूँ जिससे आप ये पहचान पाएँ कि भी इसका प्रयोग करेंगे, एक एम का करेंगे या जो भी करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इनके साथ ही। हाँ, तो यहाँ पर गौर से नोट करिए बच्चों। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि है आता है तो आप वाक्य में इज का प्रयोग करेंगे, और यदि यहाँ पर हूँ आता है तो आप एम का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर जो वो है आता है तो देखिए है तो एक वचन के लिए होता है, और हैं जो होता है इस पर बिंदी होती है, ये बहुवचन के लिए होता है। या फिर हो आए तो आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि आप जो है वो वाक्य में यहाँ पर लास्ट में था, थी या थे आता है, था या थी आता है, तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। थे आने पर क्या करेंगे, जो है वो वर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पर लिखा है उसको मैं आपको बना करके बताता हूँ। तो आप जानते हैं कि वाक्य जब बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर मोहन मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो कर्ता हो गया। तो इस वाक्य को जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मोहन, और फिर देखिए आप यहाँ पर मोहन और है आप काम में लेंगे, बाद में सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो क्रिया कोई इसमें है नहीं, तो मोहन इज, और वो क्या है,
मेरा छोटा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मेरा, तो मेरा की इंग्लिश होती है माई, और फिर देखिए माई, और फिर छोटा को इंग्लिश में कहते हैं यंगर। तो मोहन इज माई यंगर, और फिर क्या है, ब्रदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोहन इज माई यंगर ब्रदर। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ पर देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब काम में लिए ना, वो इसके अनुसार काम में लिए। अब हम जानते हैं कि जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। तो यही वाक्य यदि बनता है कि मोहन मेरा छोटा भाई नहीं है, तो ये वाक्य यूँ बन जाएगा मोहन, और चूँकि मोहन इज और नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो ये वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। तो मोहन इज नॉट माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य बन गया। अब यदि हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या मोहन मेरा छोटा भाई है, तो आप क्या करेंगे, इस इज को आगे ले आएंगे। तो ये वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा, इज मोहन माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बन गया कि क्या मोहन मेरा छोटा भाई है। तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव बन गया, यस नो में उत्तर देने वाला बन गया। और यदि हमें इसको इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बात तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे। तो इज मोहन नॉट माई यंगर ब्रदर, ठीक है, यंगर ब्रदर, ठीक है। ये तो सेम ही शब्द है जो लास्ट में बार बार आ रहे हैं। तो ये हो गया कि क्या मोहन मेरा छोटा भाई नहीं है। और फिर यदि हम इसको प्रश्न बनाएंगे कि मोहन क्या है या मोहन कौन है, तो फिर ये वाक्य जो है वो आपको पता है कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम जैसे कौन है तो उसमें हु हो जाएगा, और हु इज मोहन, तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो पहले जो क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। तो हु इज मोहन यानी मोहन कौन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही वाक्य जो है, जैसे ये एफर्मेटिव था, ये वाक्य क्या था, एफर्मेटिव था कि मोहन मेरा छोटा भाई है, और ये निगेटिव हो गया कि मोहन मेरा छोटा भाई नहीं है, और ये इंटरोगेटिव हो गया कि क्या मोहन मेरा छोटा भाई है, और ये हो गया इंटरोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, क्या मोहन मेरा छोटा भाई नहीं है। और फिर ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कि मोहन कौन है। तो इस प्रकार से एक वाक्य को हम जब बिल्कुल, यदि आपने सेंटेंस का तरीका पढ़ा है तो उनको सभी को आप बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ वाक्य जब हम नेक्स्ट वीडियो में और बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में केवल वाक्यों को ही बनाएंगे। तो और कुछ चीज़ें जो जितनी बतानी थी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ें जो है वो इस प्रकार से नोट कर ली आपने, और इन वाक्यों को बनाने के लिए जो वो जितनी भी चीज़ें थी जो शुरू में बतानी थी वो मैंने बताई आपको। तो आप मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने परिचित हैं, आपकी रिश्तेदारी में जितने बच्चे हैं उनके साथ मेरी इंग्लिश के या मैथ्स के जितने भी साइंस के वीडियो हैं उनको शेयर करें। उनको भी कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब करके पढ़ें। आप बिल्कुल घर बैठे एज ए ट्यूशन ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो बार बार देखें तो हर एक चीज़ समझ सकते हैं, और काफ़ी सारे हज़ारों रुपए आपके बच सकते हैं, आपका समय बच सकता है। और अभी जो मैंने ग्रामर शुरू किए थे, यदि आप ग्रामर मेरे साथ चलेंगे तो मैं बहुत ही थोड़े समय में लगभग ये मान के चलिए कि 2-2.5 महीने में सारी ग्रामर आपकी पूरी कराऊंगा, और एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल बेस से बताऊंगा, एकदम बिल्कुल क्लासरूम की तरह मैं आपको और एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वीडियो ज़रूर देखा है पूरा, और पूरा वीडियो देखें, स्किप नहीं करें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपकी जो भी जिस प्रकार की भी कोई, अगर आप अन्य कोई चीज़ें किसी तरीके से कराना चाहते हैं तो आप मुझे जब लिखें, मैं ज़रूर उस पर कार्य करूँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन चीज़ों का आप नोट ज़रूर लीजिए। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, मिलेंगे, तब तक नमस्कार।